संशोधन को मंजूरी आज केंद्र द्वारा दी गई है। इसमें अलग अलग भर्ती चैनलों से आने वाले उम्मीदवारों के लिए अनुभव, आयु और योग्यता, सेवा से जुड़े प्रावधानों का रेशनलाइजेशन किया गया और इसके अलावा वरिष्ठता और रोस्टर प्रबंधन के नियमों में भी बदलाव किए गए। इनका उद्देश्य हायर जुडिशियल कैडर में भर्ती और सर्विस की शर्तों में पारदर्शिता और दक्षता को मजबूत करना है। मेरिट कम सीनियरिटी के जरिए प्रमोशन के लिए मौजूदा कोटा जो 65% से उसे कम करके 50% कर दिया गया है। सीमित प्रतियोगी परीक्षा के जरिए भर्ती का हिस्सा 50% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया है, जिससे काबिल न्यायिक अधिकारियों के लिए अवसर बढ़ेंगे। बाकी 25% पर सीधी भर्ती से वो भरे जाते हैं। और इसी प्रकार हमारी सरकार ने प्रदेश के नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य कर रहे। इसी दिशा में स्वास्थ्य सेवाओं वितरण में और अधिक सुधार लाने के लिए सरकार ने फार्मेसी अधिकारियों की भर्ती के नियमों में ढील देने का भी निर्णय किया है। बी फार्मेसी डिग्री में 6 माह के प्रशिक्षण की अवधि को शामिल किया गया है। इसीलिए आज की इस मंत्रिमंडल की बैठक में फार्मेसी अधिकारियों के लिए अलग से अनिवार्य 6 महीने के प्रशिक्षण की शर्त को हटाने की मंजूरी दी गई है। इससे राज्य में कर्मचारियों की कमी पूरी होगी, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। 2021 में फार्मासिस्ट के पद का नाम बदलकर फार्मेसी ऑफिसर किए जाने के बाद न्यूनतम योग्यता को बढ़ाकर फार्मेसी को स्नातक डिग्री कर दिया गया था। साथ ही अस्पताल आधारित फार्मेसी सेवाओं में अनिवार्य 6 महीने के प्रशिक्षण की शर्त को भी जोड़ दी गई थी। इन कड़े मानदंडों के कारण पात्र उम्मीदवारों की संख्या सीमित होगी, जिससे सरकारी अस्पतालों और औषधालयों में पद खाली रहने लगे। इसी समस्या को दूर करने के लिए सेवा नियमों में अनिवार्य 6 महीने के प्रशिक्षण की शर्त को आज हटा दिया गया है। इसके अलावा भी मंत्रिमंडल ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। फार्मेसी अधिकारी के पद के लिए भर्ती अनुपात में भी बदलाव किया गया है। अब सीधी भर्ती का हिस्सा 75% से बढ़ाकर 95% कर दिया गया है। सीधी भर्ती होगी और 5% प्रमोशन से का कोटा जो पहले 25% था उसे घटा करके 5% को कर दिया गया है प्रमोशन से। और साथियों, इसी प्रकार ऑपरेशन थिएटर सरकारी अस्पतालों में योग्य तकनीकी स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन थिएटर ओटीए असिस्टेंट पद के लिए पात्रता मानदंडों में संशोधन को भी
मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई है। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के लिए डिप्लोमा पाठ्यक्रम बंद होने के कारण नई डिग्री योग्यता को मान्यता दी गई है। अब सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता +2 विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी या गणित। इसके साथ बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी पदोन्नति के लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता +2 फिजिक्स, केमिस्ट्री व बायोलॉजी या गणित तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्थान के ऑपरेशन थिएटर में समूह डी कर्मचारियों के रूप में 5 वर्ष का अनुभव आवश्यक है। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं संबंधित अनुभव अनिवार्य किए गए हैं। भर्ती प्रक्रिया को आधुनिक चिकित्सा शिक्षा मानकों के अनुरूप बनाया गया है और मंत्रिमंडल में यह भी फैसला लिया गया है कि हरियाणा वित्तीय नियम 111 के नियम 8.14 ख में संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। मौजूदा प्रावधान के अनुसार सरकारी अनुदान प्राप्त करने वाले सभी संस्थाओं, बोर्डों, निगमों द्वारा यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना आवश्यक है। हालांकि नियमों में अभी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं था, इसलिए अब एकरूपता लाने के लिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट नियमों में शामिल किया गया है। इस व्यवस्था से वित्तीय अनुशासन को मजबूती मिलेगी और पारदर्शिता बढ़ने के साथ साथ जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी। मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा ट्रेजरी नियमों के तहत लास्ट पे सर्टिफिकेट LPC के प्रारूप में संशोधन को मंजूरी दी गई है। नए प्रारूप में UCP, PRN और संपूर्ण सेवा सत्यापन जैसे महत्वपूर्ण प्रावधानों को शामिल किए गए हैं। संशोधित LPC में अब कर्मचारी की पूरी वित्तीय प्रोफाइल जैसे भत्ते और वेतन, टैक्स, GPF और प्राण एडवांस व रिकवरी एक ही दस्तावेज में उपलब्ध होगी। इसी प्रकार खाद्य एवं औषधि प्रशासन सेवा नियमों में भी कैबिनेट द्वारा संशोधन किया गया है। बैठक में संशोधित केंद्रीय खाद्य सुरक्षा मानदंडों के अनुरूप खाद्य एवं औषधि प्रशासन सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई है। ये बदलाव विशेष रूप से प्रमुख नियमों पदों से संबंधित हैं, जिसमें पदनामित अधिकारी, डेजिग्नेशन ऑफिसर्स, खाद्य सुरक्षा अधिकारी और खाद्य विश्लेषक शामिल हैं। ये संशोधन उपयुक्त पदों के लिए पात्रता शर्तों को संशोधित करते हैं, जिनमें शैक्षणिक योग्यताएं और पेशेवर अनुभव की आवश्यकताएं शामिल हैं। इनका उद्देश्य यह है सुनिश्चित करना है कि इन पदों पर नियुक्ति कर्मियों के पास आधुनिक तकनीकी विशेषज्ञता हो और वे खाद्य सुरक्षा तथा औषधि विनियमन के क्षेत्र में उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए बेहतर रूप से तैयार हो। इसी प्रकार मंत्रिमंडल ने हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर उसकी संशोधित लागत को मंजूरी दी है।
राज्य में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करने और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट की जो संशोधित लागत थी उसको मंजूरी दी गई है। पहले इस प्रोजेक्ट की जो मंजूर लागत थी वो 5,618 करोड़ रुपए थी, जबकि अब संशोधित लागत लगभग 11,709 करोड़ रुपए मंजूर की गई है। यह संशोधन मौजूदा बाजार स्थितियों, प्रोजेक्ट के दायरे में विस्तार और नीतिगत बदलावों के आधार पर ये किए गए हैं। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड इस प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल एसपीवी है। साथियों, इसी प्रकार मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों को दिए जाने वाले अग्रिम ऋण उसके लिए भी आज उसमें जो हमारे हरियाणा सरकार के कर्मचारी को दिए जाने वाले अग्रिम ऋण की व्यवस्था को और सरल एवं पारदर्शी बनाने का निर्णय लिया है। 2016 से लागू व्यवस्था के तहत ये ऋण पंजाब नेशनल बैंक के माध्यम से दिए जा रहे थे, जिसे अब पुनः राज्य सरकार के पुराने सिस्टम में लाया जाएगा। कर्मचारियों को मकान, वाहन, कंप्यूटर और विवाह आदि के लिए ऋण सीधे अब राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। इस प्रणाली के तहत कर्मचारियों को ऋण सरल ब्याज की दर, जो कि सामान्य भविष्य निधि पर लागू ब्याज दर या समय समय पर निर्धारित दर पर सीधे राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि वर्तमान प्रणाली कुछ प्रमुख कठिनाइयों का कारण बन रही थी। राज्य सरकार कर्मचारियों को सीधे ऋण देना शुरू करेगी। वर्ष 2026-27 के लिए 375.52 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया जा चुका है। और इसी प्रकार मंत्रिमंडल ने रिठाड़ा नरेला कुंडली मेट्रो कॉरिडोर के लिए संशोधित डीपीआर को भी मंजूरी दी है। इस कॉरिडोर के लिए रिवाइज्ड डीपीआर को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना में हरियाणा में 2.726 किलोमीटर लंबाई की नरेला से कुंडली तक मेट्रो लाइन का विस्तार शामिल है, जिसमें कुंडली और नाथोपुर में 2 एलिवेटेड स्टेशन होंगे। हरियाणा के हिस्से को पूरा करने की कुल लागत 545.77 करोड़ रुपए अनुमोदित की गई है। भारत सरकार 97.30 करोड़ रुपए, जबकि हरियाणा सरकार 448.48 करोड़ रुपए का योगदान देगी, जिसमें भूमि की लागत भी शामिल है। यह बुनियादी ढांचा परियोजना हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश गाजियाबाद के बीच निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, जिससे क्षेत्रीय आवागमन में उल्लेखनीय ये सुधार होगा और एनसीआर क्षेत्र में यातायात की भीड़ भी कम होगी। लोगों का सुगम उनको रास्ता मिलेगा। साथियों, इसी प्रकार आरआरटीएस कॉरिडोर के कार्यान्वयन को भी मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल की बैठक में दिल्ली, पानीपत, करनाल, नमो भारत आरआरटीएस कॉरिडोर के कार्यान्वयन को मंजूरी की गई है। यह परियोजना राज्य में तेज, सुरक्षित
और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साथियों, कॉरिडोर दिल्ली से पानीपत तक और उससे आगे करनाल तक होगा, जिसकी कुल लंबाई 136.30 किलोमीटर होगी। परियोजना की अनुमान 33,051.15 करोड़ रुपए है, जिसमें से हरियाणा सरकार का हिस्सा 7,472.11 करोड़ रुपए है। इस परियोजना में हरियाणा में 11 स्टेशन बनाए जाएंगे। परियोजना के तहत ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट टीओडी नीति के तहत आरआरटीएस स्टेशनों के आसपास के क्षेत्रों में अधिक फ्लोर एरिया रेशियो एफएआर की अनुमति देने के प्रावधान भी किए गए हैं। और इसी प्रकार मंत्रिमंडल ने फैसला किया है कि कक्षा 1 में प्रवेश लेने के लिए आयु मानदंड में बदलाव के लिए हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम 2003 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2000 जारी की गई है। इस नीति के तहत यह निर्धारित किया कि कक्षा 1 में प्रवेश के लिए बच्चों की आयु 6 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। उसको 6 वर्ष किया गया है। हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम 2003 में मौजूदा प्रावधानों के अनुसार कक्षा 1 में प्रवेश के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु 5 वर्ष है। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुपालन में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष या उससे अधिक निर्धारित की गई है। साथियों, कैबिनेट में यह भी निर्णय किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आपूर्ति को मजबूत बनाने के लिए आज फैसला किया गया। जल जीवन मिशन के उद्देश्य के अनुरूप बैठक में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति नई O&M ऑपरेशन एंड रखरखाव नीति को मंजूरी दी गई है। यह नीति सहभागी और टिकाऊ शासन मॉडल पर आधारित है, जिसमें सरकार समुदाय भागीदारी GCP को बढ़ावा दिया गया है। इस नीति का प्रमुख आधार ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम जल और सीवरेज समिति VWS का सशक्तिकरण है। ये समितियां स्थानीय स्तर पर जल आपूर्ति प्रणाली के संचालन और रखरखाव की जिम्मेवारी के साथ मिलकर ये संभालेगी। सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा पानी के बिल की कलेक्शन की जाएगी और इसमें से 10% राशि सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी। पानी के बिलों से होने वाली आय का उपयोग स्थानीय स्तर पर O&M कार्यों में पंचायत करेगी। ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित करने के लिए यह भी निर्णय लिया गया है कि जितना जल शुल्क वो एकत्रित करेंगी उतनी अतिरिक्त राशि उस सरकार द्वारा पंचायत को दी जाएगी। इससे पंचायतों की वित्तीय क्षमता और आत्मनिर्भरता ये बढ़ेगी। मैचिंग ग्रांट उनको देंगे। इस नीति से जल आपूर्ति सेवाओं
में सुधार, समय समय पर समस्या समाधान और उपभोक्ता संतुष्टि सुनिश्चित होगी। स्थानीय स्तर पर जवाबदेही और पारदर्शिता को भी बढ़ावा मिलेगा। जन समस्याओं के निवारण के लिए आरटीएस एक्ट की समय सीमा को जन स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा सुनिश्चित किया गया है। कार्यान्वयन योजना हरियाणा में कुल 6,721 गांवों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 सिंगल पंचायत मेंटेनेंस योजना, दूसरा मल्टीपल पंचायत मेंटेनेंस योजना और तीसरा महाग्राम योजना। 4,583 गांव सिंगल पंचायत श्रेणी में आते हैं, जबकि 2,138 गांव अन्य श्रेणी में शामिल हैं। सिंगल पंचायत वाले गांव में यह नीति 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी। मल्टीपल पंचायत और महाग्राम श्रेणी में 1 अप्रैल 2027 से ये लागू होगी। साथियों, इसी प्रकार मंत्रिमंडल की बैठक में आज मिक्स लैंड यूज के बेहतर उपयोग के लिए भी महत्वपूर्ण नीति को मंजूरी दी गई है। पहले मिक्स लैंड यूज में आवासीय और कमर्शियल, संस्थागत और औद्योगिक उपयोग की अनुमति तो थी, लेकिन इनकी प्रतिशत तय न होने से कई परियोजनाएं अब नई नीति के अनुसार मिक्स लैंड यूज में आवासीय, वाणिज्य और संस्थागत उपयोग पर कोई प्रतिशत सीमा नहीं होगी। हालांकि सभी परियोजनाओं को संबंधित डेवलपमेंट प्लान और नियमों का पालन करना होगा। जहां डेवलपमेंट प्लान में पहले से औद्योगिक उपयोग की अनुमति है, वहां मौजूदा इकाइयां जारी हो रहेगी। भविष्य में औद्योगिक विस्तार की अनुमति नहीं होगी, लेकिन मौजूदा परिसर के भीतर सीमित विस्तार पर विचार किया जा सकता है। औद्योगिक इकाइयां चाहे तो नियमों के अनुसार अपने उपयोग को आवासीय, वाणिज्य और संस्थागत में बदल सकती है। इसके साथ ही मिक्स लैंड यूज में 70-30 का अनुपात है, जो 70-30 के अनुपात लागू रहेगा, जिसमें कम से कम 70% डोमिनेट और अधिकतम 30% एलाइड होगा। अलग अलग उपयोग के लिए न्यूनतम क्षेत्र, एफएआर और ग्राउंड कवरेज भी तय किए गए हैं, जिनमें योजनाओं में स्पष्टता आएगी। उदाहरण के लिए अगर मैं थोड़ा जिक्र करूं, रेसिडेंशियल प्लस कमर्शियल 4 एकड़ और परमिसेबल एफएआर 1.75 60%, और कमर्शियल प्लस रेसिडेंशियल 2 एकड़ 1 जो परमिसेबल है 1.75 और 60%, और इंस्टीट्यूशनल प्लस रेसिडेंशियल जो मिनिमम एरिया है 5 एकड़, परमिसेबल एफएआर 1.5 और 40%। इसी प्रकार इंस्टीट्यूशनल प्लस कमर्शियल 2 एकड़, परमिसेबल 1.5 एकड़ 40% है। यह नीति केवल 19 स्थानों पर लागू होगी, जहां सेक्टर डिवाइडिंग सड़कों के
7 सर्विस रोड उपलब्ध हो। सर्विस रोड होना जरूरी और कम से कम 24 मीटर चौड़ा फ्रंट एंट्री हो। और इसी प्रकार औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति मंत्रिमंडल ने इसको भी मंजूरी दी है। बैठक में औद्योगिक विकास और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति 2015 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। इन संशोधनों का उद्देश्य नियमन प्रावधानों को तर्कसंगत बनाना, डेवलपर्स और वित्तीय बोझ कम करना तथा पूरे राज्य में नियोजित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना और कृषि क्षेत्रों में बाहरी विकास शुल्क ईडीसी को तर्कसंगत बनाया गया है। उन मामलों में जहां कृषि क्षेत्रों की शहरी सीमा से 500 मीटर से अधिक दूरी पर औद्योगिक लाइसेंस वो प्रदान किया गया है और जहां पूर्णतः या आंशिक पूर्णतः प्रमाण पत्र पहले ही जारी किया जा चुका है। यदि ऐसी भूमि बाद में शहरी क्षेत्र के भीतर या उसके 500 मीटर के दायरे में आ जाती है तो कोई ईडीसी दे नहीं होगा, उससे राहत दी है। हालांकि ऐसी लाइसेंस प्राप्त भूमि के शेष अविकसित हिस्से के लिए ईडीसी शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक कॉलोनियों के लिए मानदंडों में ये के अनुसार ये लागू होगा। इनके अलावा उन मामलों में जहां कोई डेवलपर पहले से ही पूर्ण या आंशिक रूप से पूर्ण क्षेत्र के लिए विशिष्ट बुनियादी ढांचा सुविधाओं की मांग करता है तो संबंधित सरकारी एजेंसी द्वारा किए गए ऐसे बुनियादी ढांचे को केवल वास्तविक लागत ही ली जाएगी। साथियों, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन क्षेत्र में भी अधिक उपयोग के लिए भी संशोधनों को मंजूरी दी गई है। संशोधित प्रावधानों के तहत प्रकाशित फाइनल डेवलपमेंट प्लान के ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन क्षेत्रों में इंडस्ट्रियल यूनिट स्थापित करने की अनुमति अब ऐसे क्षेत्रों के कुल नेट प्लान्ड एरिया के 25% तक दी जाएगी। साथियों, इसी प्रकार अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी में भी थोड़ा संशोधन किया गया है। उसमें शहरी क्षेत्रों में जो किफायती आवास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आज की मंत्रिमंडल की बैठक में अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2013 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। समय के साथ निर्माण लागत, जमीन की कीमत और श्रम लागत में वृद्धि को देखते हुए उद्योग जगत और विभिन्न संस्थाओं द्वारा दरों में संशोधन की मांग लगातार की जा रही थी। इन मांगों पर विचार करने के बाद सरकार ने औसतन 12% की वृद्धि के साथ नई दरें तय की है। गुरुग्राम में प्रति वर्ग फुट दर में 575 रुपए वृद्धि की गई है। अब नई दरों में 5,575 रुपए प्रति वर्ग फुट होगी, जो पहले 5,000 रुपए प्रति वर्ग फुट थी, उसमें 575 की वृद्धि हुई है। सोहना को अब कैटेगरी बी में शामिल किया गया है, जिससे उसके विकास को और गति मिलेगी। इसके साथ ही फरीदाबाद और सोहना के लिए अब दरें
5,450 प्रति वर्ग निर्धारित की गई है। हाई एवं मीडियम पोटेंशियल शहरों के लिए अब 5,050 रुपये प्रति वर्ग फुट तय की गई है। वहीं लो पोटेंशियल शहरों के लिए दरें 4,250 रुपये प्रति वर्ग फुट तय की गई है। इसके अलावा बालकनी के लिए अतिरिक्त शुल्क 1,300 रुपये प्रति वर्ग फुट निर्धारित किया गया है। साथ ही पार्किंग मानदंडों में भी बदलाव किया गया है। नई दरें उन सभी परियोजनाओं पर लागू होंगी जहां अभी तक आवंटन नहीं हुआ है। जिन परियोजनाओं में आवेदन पहले ही आमंत्रित किए जा चुके हैं, वहां ड्रॉ पहले से प्राप्त आवेदनों के आधार पर ही होगा। सफल आवेदकों से संशोधित दरों के अनुसार अतिरिक्त राशि ली जाएगी। यदि कोई आवेदक नई दरों पर शामिल नहीं होना चाहता तो उसकी जमा राशि बिना किसी कटौती के वापस कर दी जाएगी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अगर किसी साथी का कोई सवाल है संबंधित विषय पे, उसका स्वागत। सर, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कोठी का पैनल लाइट माफ करने का भी कोई आज विषय आया था, परंतु मंत्रिमंडल ने उसको दोबारा रिव्यू करने के लिए कहा। उसके अंदर वो देख रहे हैं और दोबारा उसको रिव्यू करने के लिए। कुल कितना बकाया है सर उनका? अभी उसकी फिगर नहीं है, फिगर आएगी तो हम बताएंगे। सर, रिव्यू क्यों कर रहे हैं? हैं जी? रिव्यू क्यों कर रहे हैं? नहीं, सरकार कर सकती है, सरकार पे कोई अथॉरिटी है। कितना है सर वैसे कुछ आइडिया? तो बताएंगे आपको, बताएंगे। डेफर हो गया सर, उन्होंने मांग रखी थी कि उनके पैसा माफ किया जाए या आप लोगों को गिफ्ट दे रहे हैं? नहीं, वो लेटर उन्होंने एक डाला। सीएम साहब, ये बी फार्मा के लिए जो आपने 6 महीने के प्रशिक्षण को हटा दिया है, उससे लगभग कितने ये बी फार्मा ऑफिसर्स जो है एक साथ स्टेट को मिल पाएंगे? नहीं, देखिए, कहीं उसके अंदर हमें बी फार्मा नहीं मिल रहे थे, उसमें बड़ी दिक्कत आ रही थी। इसके हटने से उसका लाभ भी नहीं है, क्योंकि जो फार्मेसी काउंसिल है अपनी, उसके अनुरूप हमने उसको किया है और उससे लाभ हमें जो जहाँ वैकेंसियां इतनी खाली हैं, छोटे छोटे, उसके कारण से बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पा रहे थे। उनकी मांग भी थी लंबे समय से कि आप इसको अगर हो जाए तो आज मंत्रिमंडल ने उसको मंजूरी दी है। सीएम साहब, जो ये ऋण को लेकर आपने कहा सरकारी कर्मचारियों को, ये सिर्फ पक्के कर्मचारियों के लिए है, कच्चे कर्मचारियों को भी? क्या लोन एडवांस कर्मचारी नहीं, देखिए, वो जो कर्मचारी है, जो सरकार के जो नियम हैं, नियमों के अनुसार जो भी उसके पात्र व्यक्ति हैं, उनके लिए ये सरकार ने कहा है। सर, जब ये लागू किया था ना पीएनपी के लिए, 9 के टाइम में शुरू किया था और जितना भी कैपिटल मिले कि बड़ा जोर शोर से प्रचार किया सरकार ने कि कर्मचारियों को अगर सरकार में दिक्कत रहती है, बैंक से जितना मर्जी लोन ले सकते हैं एक सीमा की और सस्ता रहेगा। अब जैसे आपने कैबिनेट की बैठक में इसलिए पुनर्विचार किया पुरानी सिस्टम, इसलिए कि उसमें कुछ कठिनाई आ रही थी। कठिनाइयाँ आ रही थी उसमें कुछ थोड़ी, और उन कठिनाइयों को देखते हुए कठिनाई आ रही थी कि इसमें बैंक लोन उसके अंदर नहीं, गारंटी में कोई इशू था क्या? किस तरह की कठिनाई आई? उसको वेरीफाई बैंक भी करता है, वहां से भी दिखते आती थी कि उसको हम ये बार कितना क्या है इसके अंदर, वो जो मिलान करते थे उसके अंदर वो दिखते थे। और अब उसको जब पहले उसको एजी करता था, एजी की जिम्मेवारी उसके अंदर थी, उसको दोबारा उसी ने किया है, ताकि हम राज्य सरकार के द्वारा उसको लोन उपलब्ध कराएंगे। सीएम साहब, ये जो गुड़गांव के अंदर नहीं, वो पीएनबी पहले उसके कारण ये था क्योंकि उसके अंदर जो दिक्कतें कहीं आती थी, उन दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए पीएनबी को दिया था। उसके अंदर ये है, एक तो कोई शब्द ऐसे लिखे गए थे, क्योंकि जो उसमें कहा गया है कि
जो पीएनबी के अंदर जो लोन का विषय था, उसकी गारंटी का विषय था, गारंटी के अंदर भी दिक्कतें आ रही थी कि जैसे कोई डिफॉल्ट हो गया मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, कि सरकार उसका डिफॉल्ट की जिम्मेवारी ले, तो वही उसके तो लोन मिल पाने लोगों को, कर्मचारियों को लोन मिलने में कठिनाई आ रही थी बैंकों से, इसलिए वापस सरकार के पास आए। बैंक को उसको मिलान नहीं कर पा रहे थे। मैंने कहा कि क्योंकि वो जिम्मेवारी पहले एजी की थी, एजी अपने आप उसको अपने तरीके से ऑडिट करता था, ऑडिट करके वो बताता था। अब उसके अंदर ध्यान में कई चीजें, छोटी छोटी चीजें थी, उसके कारण सीएम साहब प्रदेश में गैस को लेकर के कोई दिक्कत आ रही है? क्योंकि लगातार जिस तरह से विपक्ष भी बात कर रहा है कि गैस को लेकर के बड़ी भारी दिक्कत, और कमर्शियल सिलेंडर को लेकर के कोई फैसला हुआ है कि उसको दोबारा से खोलना जा रहे हैं? नहीं, देखिए ये बिल्कुल दिखते तो, क्योंकि जब ये मिडिल ईस्ट का जो मामला चल रहा है और उसके कारण बहुत सारी दिक्कतें, ये यहाँ नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड ये दिक्कतें खड़ी हो रही हैं। परंतु हमारे विपक्ष के साथी बीमारी के अंदर भी अवसर ढूंढने का काम करते हैं, दुष्प्रचार करते हैं। पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है उससे, जो युद्ध चल रहा है उससे पूरी दुनिया प्रभावित है। परंतु उसके लिए निर्णय किया गया है हमने कि एलपीजी की जो समस्या से, जो ये समस्या है, ये हमारे राज्य ही नहीं है, पूरा देश, पूरे वर्ल्ड के अंदर दिखता है, क्योंकि सप्लाई रुक गई है। और हमने जो एलपीजी और पीएनजी के जो कनेक्शन किए हुए थे, लगभग 5 लाख के करीब में कनेक्शन थे पीएनजी के। अब ये निर्णय किया है कि सभी को जिनके पास पीएनजी का कनेक्शन है उससे उसको लागू किया है कि उसको एलपीजी से बाहर किया है, क्योंकि इस गंभीर समस्या को देखते हैं कि वो पीएनजी से इसका उपयोग करें। और लगभग ऐसे 2 लाख के करीब में पीएनजी का कनेक्शन होने के बावजूद भी जो एलपीजी का प्रयोग कर रहे हैं, उनके पास पीएनजी का कनेक्शन भी है, परंतु पीएनजी का यूज नहीं कर रहे, वो एलपीजी का ही यूज कर रहे हैं। तो उनको तो स्ट्रिक्टली इनसे निवेदन भी है कि क्योंकि आज की इस समस्या को देखते हुए इस समस्या के अंदर सहयोग करने की आवश्यकता है, और सरकार ने ये निर्णय किया कि एलपीजी का कनेक्शन उनका वो नहीं मिलेगा, उनको वो पीएनजी के ऊपर ही जाएंगे। और इसके अंदर हमने ये भी निर्णय किया है कि ज्यादा से ज्यादा कनेक्शन वो पीएनजी पे जोड़े जाएं। ये भी हमने निर्णय किया कि ज्यादा से ज्यादा उसके ऊपर जितने भी जो जुड़े नहीं है उनको भी जोड़ने का काम करें, ताकि इस समस्या से हम निपट सकें। और एलपीजी की काला बाजारी को रोकने के लिए कार्रवाई भी की जा रही है, आप देख रहे हैं उसके ऊपर, क्योंकि कई उसमें दिक्कतें आ रही है। जब ये एक वैश्विक दिक्कत है, ये कोई यहाँ की अपनी भारत की दिक्कत तो नहीं है, परंतु मैंने कहा है कि हमारा विपक्ष बीमारी के अंदर भी अवसर ढूंढता है। भी अगर कोई दिक्कत आ गई है भाई उसके अंदर सहयोग करना चाहिए, क्योंकि पिछले दिनों जब कोरोना की महामारी आई उसके अंदर भी विपक्ष किस प्रकार से अपनी राजनीति को घुमाता रहा। भाई दुनिया के ऊपर आपदा आ गई, आपको अपनी राजनीति की पड़ रही है, उसके अंदर सहयोग करना चाहिए। और इसी प्रकार की वैश्विक ये संकट है, क्योंकि वहां जो मिडिल ईस्ट के अंदर युद्ध चल रहा है उसके कारण बहुत सारी चीजें प्रभावित हो रही हैं, और वो प्रभावित, उसके असर ऑल ओवर वर्ल्ड पड़ रहा है, कहीं भारत के ऊपर नहीं पड़ रहा है, ऑल ओवर वो वर्ल्ड के ऊपर उसका प्रभाव पड़ रहा है। इसके अंदर हमें संयमित रह करके, मैं अपील करना चाहूंगा आम जन से भी, ऐसे वक्त के अंदर हमें संयमित रह करके काम करना चाहिए। लोगों से मैं ये भी अनुरोध करना चाहूंगा कि एलपीजी के स्थान पर सोलर चूल्हा
वो लें। और हमने कहा है पीछे हम सब्सिडी पे दे रहे थे, अभी भी बात करेंगे कि वो सब्सिडी पर उपलब्ध हो, उसके ऊपर बात करके मैं बताने का काम करूंगा। और चाहे इलेक्ट्रिक प्लेट लें, इलेक्ट्रिक चूल्हा लें, उससे जब हम इसकी तरफ बढ़ेंगे तो इसकी एलपीजी की सप्लाई के अंदर प्रावधान करेंगे इलेक्ट्रिक चूल्हा लेने पे सब्सिडी का भी। नहीं, मैंने सोलर के ऊपर बात की है, सोलर भी बढ़ावा होगा उसके ऊपर। मैंने कहा है सोलर का आज के लिए इतना वो है। राज्य में पीएनजी के जो कनेक्शन देने की आपने सब लोगों को अपील किया कि पीएनजी में जाए, तो पीएनजी हमारा प्रचुर मात्रा में है। हाँ, वो है, उसमें दिक्कत नहीं सभी है। जो एलपीजी जिनके पास कनेक्शन है वो पीएनजी के कनेक्शन लेने के लिए किसे कंसल्ट करेंगे? नहीं, जहाँ पाइप दबा हुआ है लगभग उसके कनेक्शन अभी उन्होंने अपने एक्टिव नहीं किए थे। कनेक्शन है उनके पास, मैंने कहा उनके पास कनेक्शन है, परंतु वो पीएनजी का उपयोग न करके एलपीजी का प्रयोग करें। नए कनेक्शनों के लिए जहाँ जहाँ भी काम चलेगा वो गति से उसको और जोड़ने का काम करेंगे। उसके पीएम मोदी ने जैसा संसद में अभी बयान दिया है, इसमें कमर्शियल सिलेंडर पर कोई बात हुई थी, क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर के कारण गुरुद्वारे हों, मंदिर हों, भंडारे हों, ये सब प्रभावित हो रहे हैं। नहीं, देखिए मैंने कहा है कि जैसे हम पहले ये उपयोग करते थे अपना कोयले की भट्टी का करते थे, तो हमें अपने ऑप्शनें तैयार रखनी चाहिए। हाँ, ऑप्शनें हमारे पास तैयार होनी चाहिए। जब हम इस प्रकार का अगर कोई वैश्विक संकट है तो हम प्रदेश के लोगों से अपील करना चाहूंगा कि इसके अंदर जरूर हमें आगे बढ़कर। सर एक सवाल था मेरा, अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत जो दरें बढ़ाई गई है वो सर फ्लैट और प्लाट दोनों के लिए है सर? कैसे अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत जो आमदन में जो दरें हैं वो फ्लैट और प्लॉट दोनों के लिए है? नहीं, फ्लैट्स के लिए। अरे फ्लैट। हाँ, और राज्य में 10 सिटी गैस कंपनी पीएनजी सप्लाई कर रही है। 10 सिटीज में? हाँ, 10 सिटी, 10 कंपनी 10 कंपनी है पूरे राज्य के अंदर। 10 कंपनी है ये पीएनजी की सप्लाई कर रही है। पीएम मोदी ने जो संसद में बोला है सर, पहले जवाब ले लीजिए। पीएनजी तो हाँ, उन्हें आरओडब्ल्यू पर पाइपलाइन बिछाने के लिए परमिशन में समस्या आ रही थी। सरकार ने सभी सरकारी विभागों को ये निर्देश भी जारी कर दिए हैं, क्योंकि कल ही हमने बैठक किया था और उस बैठक के अंदर हमने निर्देश जारी कर दिए हैं कि डीम्ड प्रेजेंटेशन परमिशंस, डीम्ड परमिशंस मानी जाए, ताकि सभी कंपनी पीएनजी सप्लाई का तुरंत वो बढ़ा सके, उसको क्षेत्र के अंदर बढ़ा सके। जो पीएम साहब ने संसद में बोला है कि लॉकडाउन जब कोरोना का टाइम था तो जनता ने सहयोग किया, और अभी जो वैश्विक जो व्यवस्था चल रही है तो उसको लेकर भी लोग सहयोग करेंगे। तो अगर ऐसी स्थिति आती है लॉकडाउन की अगर देश में, तो हरियाणा भी क्या इसको लेकर तैयार नहीं करते? नहीं, देखिए, क्योंकि जब कोई संकट वैश्विक संकट होता है, वैश्विक संकट के अंदर हमें आगे बढ़ करके उसमें देश हित में सहयोग करना चाहिए। मैं विपक्षी साथियों को भी सलाह देना चाहूंगा, क्योंकि जब इस प्रकार का संकट है, पहले जैसे कोरोना का संकट आया, विपक्ष ने बीमारी के अंदर भी अपनी राजनीतिक अवसर ढूंढने का काम किया, दुर्भाग्यपूर्ण है। हम अपील करते हैं विपक्ष के साथियों से कि ऐसे संकट के अंदर, ये तो पूरी दुनिया को दिख रहा है, कोई भारत या हरियाणा प्रभावित नहीं है, पूरी दुनिया प्रभावित है इससे। और विपक्षी साथियों से आग्रह है कि आप इन बातों से हमें सहयोग की तरफ रहना चाहिए, बचना चाहिए। चुप हो जाए, बोले ना, परंतु इसमें राजनीति न ढूंढे। पंजाब के जो मंत्री थे लालजीत सिंह भुल्लर, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। उनके लिए जो सीबीआई की मांग की सीएम से पूछा गया, पंजाब सीएम से, तो उन्होंने हरियाणा का उदाहरण दिया कि हरियाणा में कोई केस नहीं हुआ, हमने कौन सा? एडीजीपी की जो आत्महत्या हुई थी, उन्होंने कहा एडीजीपी को हटाया, कोई एक्शन नहीं लिया हरियाणा सरकार। हमने तो अपने मंत्री को हटा दिया, वो इस तरह की बात। किसने? मान साहब ने कहा। आपका क्या? देखिए, मान साहब को
मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ का विषय कुछ और था, यहाँ का विषय अलग है। यहाँ कोई सरकार की तरफ से किसी के ऊपर दबाव नहीं था, या सरकार ने किसी से पैसा नहीं मांगा था, या सरकार ने किसी को ऊपर ये दबाव नहीं दिया था कि तू इस टेंडर के अंदर ऐसे कर दे और इसमें से कुछ माल मेरे को आ जाएगा, है जी। ये ऐसा कोई दबाव नहीं था। कई बार व्यक्ति का अपना होता है, परंतु पंजाब के अंदर ये आम आदमी पार्टी का वो चेहरा वो जनता के सामने उजागर होता है। दिल्ली में भी हुआ है। ये बड़ी बड़ी बातें केजरीवाल करता था, ये वो केजरीवाल तो पूरा माल खींच रहा है, जहां थे जब पूरा माल खींच रहा है तो फिर मंत्री कहाँ बैठ जाएंगे? दिक्कत तो है यार। जो पारदर्शिता की बात करता था, ईमानदारी की बात करता था, खाली ईमानदारी की बात नहीं करी, कट्टर ईमानदारी की बात करी है, भी कट्टर ईमानदार हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है आम आदमी पार्टी कट्टर भ्रष्टाचार में फंसी पड़ी है। एक सीएजी की रिपोर्ट आई है सर, आज आईडीएफसी बैंक वाले मामले में आपकी रिपोर्ट आई है पूर्व सरकार को लेकर, अरविंद केजरीवाल के शीश महल को लेकर सर, उसमें 33 करोड़ रुपया खर्च किया गया था, जो जिसमें अरविंद केजरीवाल रह रहे हैं, 300 गुना ज्यादा पैसा खर्च किया गया था, होना चाहिए था। देखिए, आम आदमी है, आम का मतलब आम की तरह चूस का जनता बड़ा गिर है। ये एक शीश महल दिल्ली में बना दिया, दूसरा शीश महल पंजाब में बना लिया। और जो आम आदमी जो कह रहा था मैं तो साइकिल पर चलने वाला व्यक्ति हूँ और जहाज से बगैर तड़ा पैर निकल रहा, चार्टर्ड से बगैर पैर निकल रहा। देखिए, परंतु बात उतनी करनी चाहिए। अगर काम होते हैं, मैं भी तो काम करता हूँ ना, मुझे भी जाना पड़ता है। मुझे जब 4-4 कार्यक्रम 5-5 कार्यक्रम होते हैं तो फिर तो साथ तो लेना पड़ता है, जिससे कि हम समय पे उसको कवर कर सकें। परंतु ये मनसा नहीं होनी चाहिए कि उड़ाने वाले, वहां तो मनसा उड़ाने वाली है। वहां तो ये है कि बड़ा उड़ा दो, पैसे को जिस तरह भी उड़ाया जाए। पंजाब के लोग तरस रहे हैं, वहां के बुजुर्ग तरस रहे हैं कि हमारी पेंशन के लिए कहा था। पंजाब के अंदर 2500 रुपए करने का वायदा किया था, 1500 रुपए भी नहीं मिल रहे, वो भी 6 महीने के बाद मिला। महिलाओं को कहा था कि हम 1000 रुपए देंगे, 1100 रुपए देंगे। बजट के अंदर आफड़ी ताफड़ी के अंदर कह दिया, भी चुनाव आ गया आगे, कि महिलाओं को 1100 रुपए देंगे और एससी समाज को 1500 देंगे महिलाओं को। परंतु ये नहीं बताया कि कब देंगे। पंजीकरण तो पहले कर लेना चाहिए था, 4 साल निकल गए, पहले नहीं हुआ था। मैंने भी तो कराया पंजीकरण, मैंने पहले बजट के अंदर दे दिया ना। आपके सामने 2100 रुपए दे रहा हूं मैंने दे दिए ना 2100 रुपये। पंजीकरण पहले होना चाहिए था। लास्ट बजट के अंदर पंजीकरण शुरू कर दिया, और जिस दिन वोट होगी उससे 10 दिन पहले महिलाओं के खाते में 1000 रुपए भेज का छुट्टी कर देगा। भाई बंदे तो दे दी और वोट ले लेगा। परंतु लोग समझ रहे हैं। ये वो मैंने यहाँ से हरियाणा के अंदर किसान की सारी फसल एमएसपी पर खरीद रहा हूं। मैंने कहा है खरीदो भाई, आप क्यों निर्भर हो रहे हैं? गाली दे रहे हैं केंद्र सरकार नु, मोदी सरकार नु, उसके ऊपर निर्णय ले दोनों के, तो केजरीवाल भी और मान साहब भी। भाई तुम गाली देने के बजाय काम तो करो ना। काम नहीं कर रहे, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। भ्रष्टाचार आपके सामने है। कितने 2-3 मंत्री तो अंदर कर दिए इसने, राज इसका 4 कर दिए। शुरुआत में ही पहले हो गया स्वास्थ्य मंत्री। अरे ईबजा ये हो गया। कईया की तो वीडियो है जिसकी जारी नहीं कर रहे लोग। वीडियो पड़ी है कईया की, तो वो जारी भी कराएंगे। ऑडियो पड़ी है, वो भी तो पड़ी है कईया की, परंतु लोग शर्म के मारे नहीं बोलते। उसने इतना सहन किया होगा
कोई आदमी वैसे नहीं मरता जिसने वीडियो जारी करी हो और फिर उसकी बात कर रहे हैं कि हम इसकी जांच कराएंगे। तो जांच क्या कराएंगे? जिसने वीडियो जारी कर दी, कह दिया, दिक्कत तो है यार, कहीं ना कहीं बड़ी दिक्कत है, परंतु उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया कि लोगों के वेलफेयर के लिए अपनी सेवा करते रहे, अपनी सेवा के लिए लगे रहे, जनता की सेवा नहीं करी। जनता की सेवा नहीं करी तो उसका परिणाम अब निकलने वाला है आने वाले समय के अंदर। जैसे दिल्ली से साफ हुए हैं, यहाँ तो बहुत बुरे तरीके से साफ होंगे। यहाँ तो दूर दूर भी कहीं सीट दिखाई नहीं दे रही आम आदमी की। सीएम साहब, जो आईडीएफसी बैंक वाले में आपने वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की कमेटी गठित की, सर कोई रिपोर्ट आई आने वाली एयरपोर्ट। दूसरा सर ये कि ऐसा ये फर्जीवाड़ा है, और बैंक ने नगर निगम पंचकूला का 160 करोड़ रुपए का सारी जांच चल रही है और हमने कहा है कि उसके ऊपर बहुत सख्ताई से, क्योंकि मैंने विधानसभा के अंदर कहा था, हम बड़ी गंभीरता से और सख्ताई से उसके ऊपर नजर लगाए हुए हैं और जैसा भी होगा, मैंने कहा है कि कोई भी होगा तो कार्रवाई होगी। ठीक है, थैंक यू। थे आप कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। 31 में से 18 एजेंडे मंजूर हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार आएगा। जुडिशियल सेवा नियम 2007 संशोधन का भी मुख्यमंत्री ने जिक्र किया। बता दें कि बैठक के दौरान 31 में से 18 एजेंडे मंजूर हुए हैं। खुद मुख्यमंत्री की ओर से जानकारी दी गई है। साथ ही ये भी कहा गया कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार आएगा। सीधी भर्ती का कोटा 95% कर दिया गया है। बड़ी जानकारी। ओटीए की भर्ती के लिए मापदंडों में संशोधन की मंजूरी दी गई है। ओटीए की सीधी भर्ती के लिए 12th पीसीएम की गई। 5 वर्ष का अनुभव भी अनिवार्य किया गया है। प्रतियोगी परीक्षा कोटा 65% से घटाकर 50% किया गया। स्वास्थ्य विभाग में फार्मासिस्टों की भर्ती को लेकर भी फैसला लिया गया है। ट्रेजरी के नियमों में भी बदलाव को बैठक के दौरान मंजूरी दी गई है। फार्मासिस्ट का कोटा घटाया गया है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन सेवा नियमों में भी संशोधन की मंजूरी बैठक के दौरान दी गई है। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर पर अब लगभग 11,709 करोड़। सरकारी कर्मचारी को अग्रिम ऋण की व्यवस्था का जिक्र किया गया। अग्रिम ऋण की व्यवस्था को राज्य के पुराने सिस्टम में लाया जाएगा। सरकारी कर्मचारी को अग्रिम ऋण अब सरकार सीधे देगी। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर पर अब करोड़ों की लागत आएगी। रिठाला नरेला कुंडली मेट्रो के लिए संशोधित कॉरिडोर को मंजूरी दे दी गई है। कुंडली और नाथुपुर में 2 एलिवेटेड मेट्रो होंगे। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट का तय फॉर्मेट अब से लागू होगा। लास्ट पे सर्टिफिकेट में यूनिक कोड जोड़ना अनिवार्य है। कक्षा 1 में प्रवेश लेने के लिए आयु में संशोधन को मंजूरी दी गई है। कक्षा 1 में प्रवेश लेने के लिए आयु 6 वर्ष या उससे अधिक हो। कक्षा 1 में प्रवेश लेने के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष की गई है। ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति को मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला।